हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर क्रॉनिकल का इंटरनेशनल का पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय से जितने भी क्वेश्चन जुलाई मंथ में बने हैं उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर आपको थंबनेल में सितंबर लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पर जो आपके मैगजीन में आता है प्रश्न, मतलब थ्योरी के फॉर्म में या क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, वो जुलाई का दिया रहता है। ठीक है, तो जुलाई के जितने भी क्वेश्चन बने हैं अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन से इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो और देख लेते हैं। यहाँ पर जानते हैं कहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं क्रॉनिकल में। जो पीआईबी होता है वहीं से लिए जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मेनली तभी थोड़ा सा टफ लगता है आप सबको। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पर शुरू करते हैं। एक आपको इन्फॉर्मेशन देना था। जो इन्फॉर्मेशन है ये मैं आप ही सबके लिए कर रहा हूँ। तो ये जो आपका डेली आता है ये क्रॉनिकल, अब ये मैं एक मैराथन वीडियो पूरी फॉर्म करूँगा। ठीक है, जैसे मैं दो डेली 25 से 30 क्वेश्चन लाता हूँ, ऐसे नहीं आएगा। आपका सभी सेक्शन का एक मैराथन में आएगा। उसमें हम आपका जो योजना मैगजीन है इसी में दिया रहता है। आपके मैगजीन में, इसी मैगजीन में योजना से रिलेटेड क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन, और आपका ये विज्ञान प्रगति से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है, सब कुछ इंक्लूड कर लूँगा ताकि आपको एक वीडियो में मिल जाए, ढूंढना ना पड़े। ठीक है, वैसे भी प्लेलिस्ट बना है, आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम इसका एक मैराथन लाएंगे, उसमें लगभग 300 से 400 क्वेश्चन रहेंगे। एक ही बार में आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा महीने का। ठीक है, तो चलते हैं हम यहाँ पर। आज तो देख ही लेते हैं कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन। ठीक है, चल देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या लगा रहा है। भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है? तो भारत का पहला जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया है, ये बताइए। तो ये खोला गया है आपका मॉरिशस में। ठीक है, कौन इसका उद्घाटन किया है? ये हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने ही उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? मॉरिशस का है ग्रैंड बोइंग, याद रखेंगे, ग्रैंड बोइस, यहीं पर इन्होंने उद्घाटन किया है। वहाँ पर कौन मौजूद थे? ये वहाँ जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री है परविंद कुमार जगन्नाथ है। प्रधानमंत्री कौन है? परविंद्र कुमार जगन्नाथ। ठीक है, जगन्नाथ, ये भी वहाँ पर मौजूद थे। तो भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? मॉरिशस में। ये कहाँ पर? ग्रैंड बोइस में। ठीक है, यहीं पर किया गया है, ये याद रखेंगे। एक चीज़ डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने और किया था, यहाँ पर उन्होंने ग्रैंड बोइस के एक गांव में मेडी क्लिनिक परियोजना का भी उद्घाटन किया था। इसी में। ठीक है, मेडी क्लिनिक परियोजना का उद्घाटन किया था। परियोजना का उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन किया था। तो क्यों, किसने? जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बना है। इसी से बना है, मॉरिशस में जन औषधि केंद्र के उद्घाटन के समय भारतीय मंत्री उपस्थित थे। कौन थे भारतीय मंत्री? तो एस जयशंकर प्रसाद, अभी हमने बताया है। ठीक, उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको याद होता रहे। भारत में ताइवान, और दूसरा ये टॉपिक है, भारत और ताइवान के बीच उत्पाद वर्ग के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता किया गया। किसके लिए? तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन क्यों बना है कि भारत और जो ताइवान है, पहली बार जैविक उत्पाद जो होते हैं उनका आदान किया और प्रदान किया जाएगा। किसके साथ समझौता किया है जैविक उत्पाद के लिए? ताइवान के साथ समझौता किया गया है, ये बना है क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं वही क्वेश्चन, वही यहाँ पर हेडिंग आ गया है, भारत और ताइवान के जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते। भारत और ताइवान के जैविक उत्पादों में पारस्परिक मान्यता समझौते के तहत कौन से भारतीय जैविक उत्पाद ताइवान को निर्यात किए जा सकेंगे? तो कौन से निर्यात किए जा सकेंगे अगर जैविक उत्पाद की आयात निर्यात होगा? तो चावल होगा, प्रसंस्कृत खाद्य होगा, हरी काली और हर्बल चाय होगा, औषधीय पौधे होगा। ठीक है, तो ये सब निर्यात किए जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनेगा, अलग बना है। संयुक्त राष्ट्र जल अभियान, यूनाइटेड नेशन वाटर में, ये इससे क्वेश्चन बना है क्योंकि आइवरी जो कास्ट है, ठीक है, तो आइवरी मतलब कोस्ट है, ये एक देश है, अफ्रीकी देश है, आइवरी कोस्ट। ये देखिए 10वां अफ्रीकी देश बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? तो ये आइवरी कोस्ट। ये क्या होता है? यूनाइटेड नेशन वाटर कंजप्शन। देखिए जल के जो आपका ये
संकट से निपटने के लिए क्या किया जाता है, ये यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन एक फॉर्म किया गया था। ये पहले पूरे यूरोप में चलता था, लेकिन इसको 2016 में ये पूरे वर्ल्ड में, मतलब इसको पूरे संसार में लागू कर दिया गया। अभी यहाँ पर जितने भी ये संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश हैं वो सभी हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जैसे जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है उससे जो संकट जल का उत्पन्न हो रहा है उसके लिए जो ट्रांस बाउंड्री, मान लीजिए ये भारत की बाउंड्री है, तो ये भारत की, मान लीजिए ये भारत की बाउंड्री है, तो ये जो पाकिस्तान का एरिया है और भारत का एरिया है, इस सब के बीच में चाहे हुआ, चाहे मतलब अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग हुआ या झील हुआ, ठीक है, उनके संरक्षण और मतलब उपयोग के लिए देखा जाता है, ठीक है। तो ये वाटर जो यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन है, जो ये ट्रांस बाउंड्री जलमार्गों की होती है, कभी कभी क्या होता है विवाद हो जाता है, ठीक है, तो उस सब के बीच में, अंतर्राष्ट्रीय झील के बीच में उसके उपयोग, उसके संरक्षण के मतलब लिए ये कन्वेंशन किया गया था, ठीक है। तो ये आइवरी कोस्ट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये 10वां अफ्रीकी देश बना है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर कहा गया संयुक्त राष्ट्र जल अभिषेक यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन का उद्देश्य क्या है, तो ये इसका उद्देश्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या उद्देश्य है, क्या है, देखिए, करा सीमा पर सहकारी जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, तो यही आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो सीमा पर यही हमने कहा कि जो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ें हैं वहाँ पर जो सहकारी, मतलब एक दूसरे के, मतलब कि दूसरे देश और वो जो देश है उस सब के बीच में उनका समझौता, सहकार प्रबंधन, मैनेजमेंट, उसको बढ़ावा देना। तो सीमा पार सहकारी जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, ताकि कोई एक, मान लीजिए किसी की एक सीमा है, तो इधर मान लीजिए पानी की अच्छी खासी उपलब्धता है, तो ये क्या इस साइड दे सकता है। जैसे हमारे यहाँ क्या भारत का देश है, ये भारत की बहुत सी नदियाँ क्या जाती हैं, सिंधु जैसे बहुत बड़ी नदी है, ये कहाँ जाती है, पाकिस्तान में। इसका आधा जल तो पाकिस्तान, आधे से ज़्यादा जल पूरा 90% तो यही लेता है, 80% तक, ठीक है, पाकिस्तान ही। तो इसी सब के लिए ये है यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन, ठीक है। तो सीमा पार सहकारी जल प्रबंधन को बढ़ावा देना, याद रखेंगे। यहाँ क्या है, संयुक्त राष्ट्र जल अभिसम यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को किस वर्ष अपनाया गया था, ठीक है, किस वर्ष अपनाया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। तो ये किस वर्ष अपनाया गया था, ये बताइए, किस वर्ष अपनाया गया था। ये 1992 में अपनाया गया था, याद रखेंगे, 1992 में अपनाया गया था। अब देखिए मोदी जी की कहाँ यात्रा हुई थी, अभी जुलाई में कोई यात्रा हुई थी रूस की, 8 से 9, याद रखेंगे, ये भी पूछ सकता है कब, 8 से 9 जुलाई जो 2024 के बीच 2 दिवसीय यात्रा हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, कहाँ की, रूस की यात्रा हुई थी। ये पहली बार था जब रूस के राष्ट्रपति से मोदी जी मिले थे यूक्रेन के हमले के बाद, ठीक है, मतलब रसिया ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसके बाद यह मोदी जी की पुतिन जी की पहली मुलाकात थी। ये मुलाकात कौन सी थी, 22वें नंबर का ये द्विपक्षीय समझौता था, ठीक है, ये 22 मतलब भारत और रूस के बीच। तो ये पूछ सकता है कौन से नंबर का समझौता था, तो ये 22वें नंबर का भारत और रूस के बीच शिखरीय सम्मेलन था, ठीक है। तो ये किस देश की आधिकारिक यात्रा की, तो ये रूस की यात्रा की। अब यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा गया है, करार 9 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति के साथ किस वार्षिक शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की, तो ये 22वें नंबर की अभी हमने बताया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है, भारत और रूस ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को कितना बढ़ाने पर सहमत रखी है, तो कितना बढ़ाने पर सहमत रखी है, तो $100 अरब 2030 तक कितना, $100 अरब बढ़ाने पर सहमत रख दी है। अब देखिए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं, कौन है, जुलाई 2024 में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो ये जो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं इन्होंने, ये किसी पार्टी से, एक बात इनके याद रखिएगा कि किसी पार्टी से नहीं है, जैसे हमारे यहाँ कोई पार्टी होती है फिर उसके प्रधानमंत्री बनते हैं, यहाँ पर ये बिना पार्टी के ही चुन लिए गए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं। इससे पहले कौन थे यहाँ पर, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट थे, ठीक है, मार्क रूट ये थे।
कब से कब थे? ये 2010 से 2024 के मध्य ये मार्क रूट थे। इसके बाद अब कौन बने हैं? डिक सूफ बने हैं, ठीक है, याद रखेंगे डिक सूफ। और मार्क रूट अब क्या बनेंगे? मार्क रूट बनेंगे जो नाटो है उसके महासचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे अक्टूबर में। तो अक्टूबर में क्या है? ये नाटो के महासचिव, ठीक है, याद रखेंगे नाटो के महासचिव, ठीक है, नाटो के महासचिव के रूप में कार्यभार संभालेंगे, ठीक है, कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। डिक सूफ कौन बने हैं? ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। कि इनको किसने शपथ दिलाई, ये भी पूछ सकता है। तो इनको किसने शपथ दिलाई? वहाँ के जो नीदरलैंड के मतलब राजा हैं, मतलब जैसे ब्रिटेन के राजा होते हैं वैसे नीदरलैंड के भी राजा होते हैं। विलियम अलेक्जेंडर, याद रखेंगे विलियम अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर, ये वहाँ के राजा हैं। इन्होंने इनको डिक सूफ को दिलाई। तो याद रखेंगे आपके पीसीएस में पूछ लेता है। एक बार न्यूजीलैंड के बारे में पूछ लिया था कि वहाँ के कौन बने हैं, तो उस समय बने थे। द्वितीय विश्व युद्ध में पहली बार नीदरलैंड का नेतृत्व किस प्रकार के प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अभी जो प्रेजेंट टाइम में किस प्रकार के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है, ये आपको बताना है। तो ये किस प्रकार के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा रहा है? तो ये स्वतंत्र प्रधानमंत्री, बिना किसी राजनीतिक दल से संबंध है। तो अभी हमने ऊपर बताया कि यह किसी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखते हैं, इनको स्वतंत्र पूर्वक इनको चुन लिया गया है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं ईरान के भी राष्ट्रपति नए बने हैं। ईरान के जो अभी इब्राहिम रईसी की मृत्यु हुई थी, इसके बाद कौन बने हैं? ये बने हैं मसूद पेजेशिकियान, ठीक है। तो ये ईरान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जुलाई 2024 में ईरान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? मसूद पेजेशिकियान को चुना गया है, ठीक है। अब पूछेंगे इन्होंने किसको हराया? तो ये कट्टरपंथी एक उम्मीदवार थे। कौन उम्मीदवार थे? सईद जलीली, याद रखेंगे सईद जलीली। बहुत ज़्यादा मार्जिन से इन्होंने हराया है। 53.3% से अधिक मतों से इनको हराया है, ठीक है। मतलब इन्होंने उन सईद जलीली को हराया है, ये याद रखेंगे। पूछ सकता है कि इनको हरा के बने हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने किस उम्मीदवार को 53.3 से अधिक मतों से हराया है? तो ये सईद जलीली को, ठीक है। अब देखें यहाँ पर एक बार ईरान के में एक चीज़ और याद रखेंगे। ईरान के जो सुप्रीम लीडर होते हैं वो अलग हैं, जो प्रधानमंत्री हैं तो अलग हैं, इनसे भी बड़े एक होते हैं। तो वो जो अभी 35 वर्षों से वहाँ पर हैं, तो कौन है? आयतुल्लाह अली खामेनेई, याद रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे। ये पूछ सकता है, आयतुल्लाह अली खामेनेई। ये जानते हैं कैसा है? जैसे अभी हमारे यहाँ हमारे देश में क्या है, एक राष्ट्रपति है हमारे यहाँ और एक प्रधानमंत्री हैं। मान लीजिए प्रधानमंत्री तो हो रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के ऊपर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं, वो सुप्रीम कहलाएंगी, ठीक है। ऐसे यहाँ भी आयतुल्लाह अली, हमारे यहाँ उतना मतलब राष्ट्रपति के पास पावर है, लेकिन उतना जितना डायरेक्ट पावर होती है उतना नहीं प्रधानमंत्री के पास होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत पावर होती है आयतुल्लाह अली खामनेई के पास, ठीक है। तो ये सुप्रीम लीडर कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में पशुपालन पर कार्बन कर लगाने का निर्णय लेने वाला पहला देश कौन सा है? तो पशुपालन पर कार्बन कर क्यों लगाएंगे? क्योंकि जो पशुएं होते हैं उनसे मीथेन गैस निकलता है, और डेनमार्क ने कहा है हम 2045 तक क्या कर देंगे, अपना कार्बन मुक्त बनाने का लक्ष्य है डेनमार्क को। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है कि अब हम पशुओं पर कार्बन टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो ये कौन कर रहा है? डेनमार्क, ठीक है। पेड़ लगा लेते ज़्यादा सही रहता, ठीक है। तो मीथेन गैस उत्सर्जन करते हैं, इनका मतलब है कि इसीलिए हम पशुओं पर पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाएंगे, ठीक है। तो कार्बन टैक्स लगाएंगे, तो इसीलिए आधे लोग तो और नहीं पशुपालन करेंगे, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट लाते हैं। डेनमार्क का लक्ष्य किस वर्ष तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना है? तो किस वर्ष तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना है? 2045 तक करना है, ठीक है। अब देखिए
डेनमार्क में पशुधन पर कार्बन कर का प्रारंभिक दर क्या है जिसे 2030 में लागू किया जाएगा। अब पूछ रहे हैं जो प्रारंभिक दर है वो कितनी है जिसको कब लागू किया जाएगा, 2030 से लागू कर दिया जाएगा। तो वो बताइए वो प्रारंभिक दर क्या है। तो उसका दर है 300 क्रोनर प्रति टन CO2 समकक्ष। ठीक है, तो वो उन सब की मुद्रा है ये क्रोनर, तो वहीं से है। ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद। अब इसमें देखते हैं क्या हुआ है। जुलाई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद का कौन सा सत्र आयोजित हुआ। तो इस परिषद का कौन सा सत्र आयोजित हुआ, 132वां सत्र आयोजित हुआ, ये याद रखेंगे। कब हुआ, 8 से 12 जुलाई के मध्य। ठीक, 8 से 12 जुलाई के मध्य कहाँ पर, ये लंदन में आयोजित हुआ। ठीक है, 132वां सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ, लंदन में हुआ। यहीं पर इसका मुख्यालय भी है। तो पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो IMO का मुख्यालय लंदन में है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं इसकी अध्यक्षता किसने की। तो इसकी अध्यक्षता की थी विक्टर जिमेनेज फर्नांडीज। ठीक है, तो विक्टर जिमेनेज फर्नांडीज ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये याद रखेंगे। अब देखिए 132वां IMO सत्र में भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो बताइए भारतीय जो प्रतिनिधित्व मंडल है उसका नेतृत्व किसने किया था। तो TK रामचंद्रन ने किया था। ये कौन है TK रामचंद्रन, बंदरगाह नौवाहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव हैं। ठीक है, याद रखेंगे कौन से मंत्रालय के, बंदरगाह नौवाहन और जलमार्ग। ठीक है, जलमार्ग मंत्रालय के ये सचिव। ठीक है, सचिव हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, TK रामचंद्रन। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए उर्सुला वान डेर के बारे में ये न्यूज़ बनी थी। ये उनके बारे में न्यूज़ क्यों बनी थी, क्योंकि ये दूसरी बार यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो कौन बनी है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, तो ये बनी है उर्सुला वान डेर लेन, ये यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष बनी है। तो ये अब भी रखेंगे। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष मतलब ये कौन बना है, तो यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है, एंटोनियो कोस्टा बने हैं। ठीक है, पूर्व पुर्तगाली प्रधानमंत्री हैं, मतलब पहले प्रधानमंत्री थे पुर्तगाल के, अब क्या बने हैं, इनको भी याद रख लीजिए। इनका उर्सुला वान डेर लेन अगर यूरोपीय अध्यक्ष पूछे तो ये बताएंगे उर्सुला वान डेर लेन। अगर यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष पूछे तो क्या बताएंगे, एंटोनियो, क्योंकि जो पुर्तगाल होते हैं यहाँ के लोग एंटोनियो ही लिखते हैं अधिकतर, एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, तो एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के, यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिएगा। ये उर्सुला वान डेर लेन ज़्यादा पूछा जाएगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है, यही बनी है, दूसरी बार बनी है। ठीक है, तो इनको कितना वोट मिला था, 401 वोट मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पूछ रहा है कितना वोट मिला था, तो 401 वोट मिला था। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए दोनों के बीच समझौता हुआ है अटल नवाचार मिशन, अटल इनोवेशन मिशन और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के बीच। ठीक है, इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। तो इन दोनों के बीच कैसा समझौता हुआ है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इनको बोलता है, इसको बोला जाता है। ठीक है, 22 जुलाई 2024 को नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन और विश्व बौद्धिक संपदा WIPO ने किस प्रकार के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो किस पर, तो ये संयुक्त आशय पत्र पर। अब इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब है कि ये जो नवाचार है, उद्यमिता है, बौद्धिक है, इसमें क्या हो, दोनों मिलकर, दोनों संगठन मिलकर काम करेंगे। ठीक है, तो मतलब हर चीज़, मतलब टेक्नोलॉजी में मिलकर ये दोनों काम करेंगे। ठीक है, तो यही इसीलिए समझौता हुआ है, और कुछ मत याद करिए। अब इस सब पे इतना याद कर लीजिए कि WIPO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो WIPO का मुख्यालय कहाँ पर है, ये जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है। और WIPO में इस समय 193 सदस्य हैं। और किस लिए ये समझौता हुआ है, नवाचार, रचनात्मक, इनोवेशन, बौद्धिक प्रॉपर्टी से सबके प्रशिक्षण और नेटवर्क स्थापित करने के लिए शिक्षार्थियों, लाभार्थियों में, इसीलिए समझौता हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे बस, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है। क्या है, संयुक्त आशय पत्र के अंतर्गत AIM और WIPO का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वही उद्देश्य है नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा कार्यक्रम को विकसित करना, यही इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं।
विश्व बौद्धिक संपदा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बौद्धिक संपदा की स्थापना 1967 में की गई थी, ये याद रखेंगे। ठीक है। WITO का मुख्यालय किस शहर में है? तो ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है? 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा। ठीक है। अब ये क्या है? अब अब्रा क्या है? तो ये अब्रा क्या है? ये एक नाव है। ठीक है। ये किसके द्वारा निर्मित है? लकड़ी से बनी एक पारंपरिक नाव कहा जाता है, इसी को अब्रा कहा जाता है। ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इलेक्ट्रिक अब्रा क्या होता है, ये मैं लिख देता हूँ। लकड़ी से निर्मित एक पारंपरिक नाव। ठीक है। लकड़ी से निर्मित पारंपरिक नाव, एक पारंपरिक नाव, इसी को इलेक्ट्रिक अब्रा कहा जाता है। अब देखिए ये क्या हुआ है, 14 जुलाई 2024 को दुबई के 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक अब्रा का परीक्षण संचालन किस प्राधिकरण के द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? दुबई सड़क और परिवहन प्राधिकरण RTA के द्वारा किया गया। ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, 3D प्रिंटिंग द्वारा निर्मित इलेक्ट्रिक अब्रा की लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो इसकी लंबाई पूछ रहे हैं और चौड़ाई कितनी है? तो 36 फीट इसकी लंबाई है और 10.1 फीट इसकी चौड़ाई है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करा है, विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफार्म 1 जुलाई 2024 को खोला गया। विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफार्म किस संस्थान से संबंधित है? तो ये किस संस्थान से संबंधित है, बताइए, ये किस संस्थान से संबंधित है? तो ये बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी मेगा से संबंधित। ये क्या है? तो 1 जुलाई 2024 को विश्व बैंक समूह, जिसको आप कहते हैं WBG, ठीक है, विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफार्म को व्यवसाय के लिए खोला गया। बस इतना याद रखिएगा। और ये किससे संबंधित है? मेगा से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व बैंक समूह गारंटी प्लेटफार्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? कह रहे हैं इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है 2030 तक WBG, ठीक है, WBG मतलब विश्व बैंक समूह, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप की वार्षिक गारंटी को $20 बिलियन करना। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन कौन सी है? तो विश्व की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन कौन सा है? ये स्ट्रोबो का अनावरण किस शहर में किया गया? तो स्ट्रोबो का अनावरण कहाँ पे किया गया? तो इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? तो इसका अनावरण कहाँ पर किया गया? किंगदाओ में किया गया। ठीक है। कहाँ पर? चीन के किंगदाओ शहर में किया गया। इसका विश्व की पहली कार्बन फाइबर ट्रेन है। ये जानते हैं, ये बहुत हल्की है, लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह चलेगी। ठीक है। इससे ये होगा कि कार्बन का जो उत्सर्जन होगा उसमें लगभग 130 टन की कमी आएगी वर्ष में। ठीक है। तो यही है इसके बारे में। तो काम अच्छा थोड़ा किया है चाइना। स्ट्रोबो ट्रेन की अधिकतम गति कितनी होगी? 140। ठीक है। इसका मेन मतलब है कार्बन ट्रेन का। ठीक है, इसलिए बनाया गया है। मैं इसको पहले फिर से बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में कि अगर जो ये कार्बन ट्रेन है ये क्या है, मतलब इसका स्ट्रोबो ट्रेन है, इसकी गति कितनी होगी? ये 140 किलोमीटर। ये बहुत हल्की डिज़ाइन की गई है, मतलब बहुत ही हल्की है। ठीक है। तो और इसमें क्या होगा, ये लगभग अगर आप देखेंगे एक साल में, तो एक साल में यह 40 हेक्टेयर भूमि पर जितना पेड़ पौधा लगाया जाएगा उतना एक साल में ये कार्बन कम कर देगा। ठीक है। तो काफ़ी अच्छी है। तो ये और हाई स्पीड कार्बन पहली ट्रेन कौन है? स्ट्रोबो का अनावरण किस शहर में? किंगदाओ शहर में। ये नहीं पूछेगा पहली कार्बन फाइबर ट्रेन कौन सा है? तो स्ट्रोबो है। इतना याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब इसको मैं मैराथन में लाके, क्योंकि एक आपका वीडियो आपको किस पे लाना है, घटना सार पर भी लाना है, क्योंकि उसका भी एक मैराथन लाने वाला हूँ जिसमें सभी क्वेश्चन को हम टच करेंगे, हर टॉपिक से क्वेश्चन को टच करेंगे। उसमें भी लगभग 200-300 क्वेश्चन होंगे और एक आपका वीडियो आएगा इस पर। ठीक है। ये आपके क्रोनिकल पे, जो जुलाई वाला, ये क्रोनिकल अभी चल रहा है। ठीक है। तो 2 ही वीडियो अब आएगा, पूरी तरह से दोनों को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।
हम जल्दी ही वीडियो लाएंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, घटनासार जो नहीं देखे हैं जाके देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ हम जितने भी थ्योरियाँ हैं उनको हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।